हेलो दोस्तों। तो आज हम जो कवर करेंगे वो है 17 अप्रैल 2021 का इनसाइट करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी नोट्स। तो देखिए इसमें सबसे पहली न्यूज़ क्या है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है जीएस पेपर 1 से। इसका विषय यूनिट क्या है? भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो ये जीएस पेपर 1 से नहीं, जीएस पेपर 2 से हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत पहली जो न्यूज़ है, सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत अधिकार क्षेत्र। इसमें हाल ही में क्या हुआ है, जो पूर्व कानून मंत्री थे अश्विनी कुमार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके जो अन्य न्यायाधीश भी हैं, उनको एक पत्र लिखा और जो कोविड की जो स्थिति है वो ख़राब हो रही है उसके बारे में ध्यान आकर्षित करा। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी जैसे कि राजनीतिक रैलियाँ होती है, विरोध सभा है, धार्मिक कोई भी समागम हो रहा है, कोई तीज त्यौहार है, तो इनकी वजह से जो है साइंटिफिकली मतलब ये प्रूफ किया गया कि इनकी वजह से सबसे ज़्यादा कोविड जो है फैलता है, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए पत्र लिखा कि जो केंद्र और राज्य सरकार है उनको इन सभी मतलब जो ये प्रोग्राम दे रखे हैं, इनमें जो है 50 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने के लिए मतलब एक गाइडलाइन जारी करे कि इससे ज़्यादा लोग जो है एकत्रित ना हो पाए वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, 50 से ज़्यादा लोग ना एकत्रित हो पाएँ, उसके लिए जो है वो अपने विस्तृत अधिकार क्षेत्र, जो आर्टिकल 142 होता है ना, जिसके अंतर्गत वो स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो लेके किसी भी मामले को जो है अपने मतलब किसी भी अदालत से उठा लेता है और उस पर अपना आदेश भी दे देता है, या कोई गाइडलाइन जारी करनी हो तो वो भी दे देता है ना। जैसे कि अभी दिवाली वगैरह पे बम पटाखे नहीं फोड़ने, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस दी थी सुओ मोटो से, स्वतः संज्ञान से, ठीक है। तो उन्होंने पत्र लिख के इसके बारे में अवेयर किया। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो ये सब है, ये कोरोना जो है जानलेवा जो वृद्धि हुई है इसमें, वो मतलब चिकित्सीय रूप से या फिर आधिकारिक रूप से भी प्रूफ हो गया कि ये सब जो है राजनीतिक रैलियों, धार्मिक समागम, राजनीतिक रैली जैसे पश्चिम बंगाल में है ना, धार्मिक समागम जैसे उत्तराखंड में जो हरिद्वार में हो रहा है ना, महाकुंभ, है ना, तो उसके अलावा कोई भी तीज त्यौहार हो गया, या फिर जैसे अब दिल्ली में जो वो हो रहा है, कृषि कानून के विरोध हो रहे हैं, विरोध सभाएँ हैं, तो इनकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। इसके लिए जो है उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस जारी की जाए ताकि भीड़ के एकत्रित होने पर रोकना इसे एक जो है अति आवश्यक हो चुका है, कोविड का जो संक्रमण है उसके फैलने के कारण। अनुच्छेद 142 है क्या? इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये एक तरह की उसकी अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें वो है जो है पक्षकार जो होते हैं ना, जैसे पक्ष में होगा एक किसी भी मुद्दे पर, एक विपक्ष में होगा, तो इसमें जो है वो पूर्ण न्याय दे सकता है किसी भी मामले को सुओ मोटो से उठाकर, और उसका फैसला क्या होगा? अंतिम होगा। जब तक कि जो है ये 142 के 1 में देखिए कहा गया है, जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई रीति से, और जब तक निमित्त कोई उपबंध नहीं किया जाता, मतलब अगर संसद चाहे तो उस पर उसको रोकने के लिए कोई कानून पास कर सकती है, ठीक है। तब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित रीति से जो है ये प्रवर्तनीय होगा, तब तक ये चालू रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल भी सेम ही यूनिट से है, मतलब जीएस पेपर 2 से है। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय। तो टॉपिक क्या है? भारत जो है अमेरिकी ट्रेजरी की मुद्रा निगरानी सूची में शामिल, ठीक है। हाल ही में क्या किया, यूएसए के जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं उनकी जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक और विदेशी मुद्रा नीतियाँ, इन पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो अमेरिका के 20 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं उनकी मुद्रा कार्यप्रणालियों की समीक्षा की गई है, जो कि बिडेन प्रशासन जो 20 जनवरी से आए हैं, जो बिडेन वहाँ के नए प्रेसिडेंट, उनके कार्यकाल में अर्धवार्षिक रिपोर्ट का अप्रैल 2021वां संस्करण है ये, ठीक है। इसके मानदंड क्या होंगे? जो टॉप 20 में आएंगे, टॉप 20 में आएंगे, जो कि इंडिया भी है। सबसे पहले इनके बीच में आपस में 20 बिलियन, ठीक है, BI बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होना चाहिए, ठीक है। एक सामग्री चालू खाता अधिशेष होना चाहिए, मतलब अधिशेष होता है सरप्लस, किसी भी जैसे पैसे का जो है सरप्लस होना चाहिए आपस में जो व्यापार हो रहा है। विदेशी मुद्रा बाजारों में लगातार सतत हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इनके मतलब विदेशी मुद्रा बाजार मतलब जो हमारे जो फॉरेन करेंसी होते हैं उसका एक्सचेंज होता है ना, उसमें लगातार सतत हस्तक्षेप मतलब ये होता रहना चाहिए आपस में। उसके बाद नवीनतम रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है?
भारत अपनी मुद्रा कार्यप्रणालियों के संदर्भ में निगरानी सूची जो अभी निकाली है उसमें से 11 देशों में से एक है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी आगे कौन से देश हैं जो भारत इस सूची में जो शामिल था ना, वो दिसंबर 2020 में भी इसमें शामिल था। ठीक है, उसके अलावा जो निगरानी सूची है उसमें और 10 देश कौन से हैं? चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मैक्सिको। ठीक है, इसके लिए 3 मानदंड में से भारत 2 को पूरा कर रहा है। सबसे पहला एक व्यापार अधिशेष मानदंड, अधिशेष मतलब सरप्लस मतलब एक्सेस में जब किसी के साथ व्यापार होना। ठीक है, व्यापार अधिशेष, अच्छा खासा व्यापार हो रहा है अमेरिका के साथ भारत का। उसके अलावा निरंतर एक तरफा हस्तक्षेप मानदंड। ठीक है, उसके बाद है मुद्रा हेरफेर या करेंसी मैनिपुलेशन, मतलब ये जो वो मुद्रा का अवमूल्यन, जैसे इंडिया पे अगर डॉलर की कमी है तो वो क्या करता है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देगा, है ना। अवमूल्यन से क्या होगा, मुद्रा ज़्यादा आएगी यहाँ पे, अपनी मतलब उसका पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम कर देते हैं। ठीक है, इससे जो दूसरे देश होंगे वो ज़्यादा व्यापार करेंगे तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएगा। हमारा जब विदेशी मुद्रा व्यापार जो बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको जो है उसकी अपनी जो मुद्रा है उसका पैसा दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, तो इसी को मुद्रा का हेरफेर कहा गया है। तो किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है ना, ठीक है, इसको विनिमय दर, उसको प्रभावित करने को ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा मुद्रा हेरफेर, करेंसी मैनिपुलेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जीएस पेपर 3 से। ठीक है, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय। तो हाल ही में जो है आरबीआई के समक्ष ऑन टेप लाइसेंस हासिल करने हेतु आवेदन आए हैं। ठीक है, 4 आवेदन आए हैं, जो कि यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक लाइसेंस के लिए एक तो, और एक दूसरा लाइसेंस लघु वित्त बैंक, इन दोनों के लिए ही 4 आवेदन आए हैं। ठीक है, तो इन लाइसेंस के लिए आरबीआई ने जो है अगस्त 2016 और दिसंबर 2019 में जो है गाइडलाइंस जारी कर दिए थे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है जो शर्तें हैं यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वो देख लेते हैं, जिनको जो है 2016 में जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, इनके द्वारा जो है जारी किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं शर्तें क्या है। देखिए, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए जो है ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो पहली एलिजिबिलिटी क्या होगी कि जो भी आवेदन करता कोई व्यक्ति है या फिर इकाई, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब उनका समूह एक व्यक्ति होगा, तो उसके पास जो है जो फाइनेंस सेक्टर होता है ना, वित्त क्षेत्र, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर होगा, उनका कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 10 साल का उनके पास अनुभव हो। उसके अलावा उन्होंने जो है लाइसेंस के जो इच्छुक जो प्राप्त करता है उनका 10 साल का सफल बैंकिंग रिकॉर्ड हो, मतलब कोई भी डिफ़ॉल्टर ना हो, किसी का पैसा मार लिया, ये इस टाइप की कोई कंप्लेंट उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए। दूसरा क्या है, उनकी जो संपत्ति है ना वो कम से कम 5,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की हो, और उसके अंदर जो शेयर होते हैं ना, जैसे कोई मान लीजिए आपका बैंक वगैरह या कोई भी मतलब वित्तीय काम है, उसमें अगर जो गैर वित्तीय व्यवसाय है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ये सब अगर पैसा लगा भी रहे हैं उसके साथ, एक इंसान तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करेगा नहीं, तो अगर जो गैर वित्तीय संस्था है उनकी जो परिसंपत्ति होगी ना, उसके अंदर जो शेयर होंगे उसमें 40% या उससे अधिक के नहीं होने चाहिए, मतलब 40% से कम ही रहे। ठीक है, ये यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी थी। अब लघु बैंक, वित्तीय बैंक के लिए लाइसेंस के लिए, इसमें भी सेम जो है 10 साल का अनुभव होना चाहिए वरिष्ठ पद पर, और सफल ट्रैक रिकॉर्ड, इसमें 10 साल का था, इसमें 5 साल का सफल ट्रैक रिकॉर्ड इनका कम से कम होना चाहिए। किस सेक्टर में, भुगतान बैंकों में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कोई है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, या स्थानीय कोई भी बैंक है, और बैंक और सहकारी बैंकों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। यहाँ पे संपत्ति का नहीं बताया गया, यहाँ पे 5,000 करोड़ या उससे अधिक की, और दूसरी जो गैर वित्तीय कंपनियों का शेयर जो हो वो 40% से अधिक ना हो उसमें, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए, और ये लघु बैंक लाइसेंस के लिए। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि क्या है, इसे जो है अप्रैल 2014 में आरबीआई द्वारा जो बंधन बैंक लिमिटेड था और जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड था, उसको यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस जो है ऑपरेशन शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी 2014 में। ठीक है, उसके बाद जो आईडीएफसी बैंक है उसको कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के साथ विलय करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना दिया गया। ठीक है, आईडीएफसी प्लस कैपिटल
फर्स्ट लिमिटेड, इनको मिला के IDFC फर्स्ट बैंक बना दिया गया, ठीक है, 2014 में। अगला टॉपिक क्या है, GS पेपर 3 से ही है, साइंस एंड टेक, विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, ठीक है। यूरेनियम का 60% तक संवर्धन जो है शुरू कर दिया ईरान ने, ठीक है। संवर्धन एक तरह से मतलब बनाने लग जाना, एनरिच कर देना, ठीक है। तो ईरान ने कहा कि जो पिछले साल तोड़फोड़ हुई ईरान में, उसको इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए जो यूरेनियम है उसको 60% की शुद्धता तक यूरेनियम आपूर्ति का संवर्धन जो है शुरू कर दिया है। मतलब ऐसा होता है जैसे अब 60% है, तो मान लीजिए जो इसकी लिमिट है इसमें बताई नहीं गई है, मैं अभी बता दूंगा एक बार देख के। तो 60 से हमें जो यूरेनियम 90% पे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे काफ़ी कम टाइम लगेगा। अगर 20 से आप जाएंगे, इसमें दे रखा है एग्जांपल, 20 से 90 पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से यूरेनियम हथियार बनाने के लिए उसे काफ़ी मतलब कम टाइम लगेगा और ईज़िली वो जो है यूरेनियम का हथियार बना सकता है। इसका लक्ष्य क्या है, यूरेनियम संवर्धन का लक्ष्य देखिए। अगला क्या है, द ईरान न्यूक्लियर डील ब्लॉकिंग ईरान पाथ टू बॉम्ब, ठीक है। ईरान जो 2015 में हुई थी ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA भी कहा जाता है, जॉइंट कम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये इसका नाम है, इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या डिसाइड हुआ था कि 2025 तक ईरान क्या करेगा, अपने जो IR सेंट्रीफ्यूजेज़, ये जो फिगर में दे रखा है ना, यहाँ पे थोड़ा आपको देखिएगा साफ़ नहीं दे रखा, अगर आप इंग्लिश वाली डाउनलोड करेंगे तो उसमें काफ़ी क्लियर दे रखा होगा, ठीक है। IR-1 सेंट्रीफ्यूज, इसमें क्या होता है, जो यूरेनियम U-238 और U-235 इनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम यूरेनियम बॉम्ब बनाने में करते हैं। तो इसको लिमिट किया गया IR-1 सेंट्रीफ्यूजेज़ टू द 5060, ठीक है। इस नंबर ऑफ मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, एट द नातांज फ्यूल एनरिच प्लांट, इस प्लांट के अंदर इससे ज़्यादा जो है नहीं होने चाहिए। और इज़ लिमिटेड इन द नंबर एंड टाइप ऑफ एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस दैट इज़ इट कैन टेस्टेड, इसको भी लिमिट किया गया। जो ये बन रहे थे IR-1 सेंट्रीफ्यूज, इसी टेक्नोलॉजी को भी लिमिट किया गया। 2030 मतलब 2015 से 30 में 15 साल बाद क्या डिसाइड किया गया ईरान के ऊपर, कैन नॉट एनरिच यूरेनियम अबव 3.67%, इससे ज़्यादा जो है आप यूरेनियम को वो नहीं करेंगे, लो देन वेपन ग्रेड, ये जो है वेपन ग्रेड से काफ़ी लो होता है, इससे ज़्यादा आप यूरेनियम को जो है एनरिच नहीं करेंगे, संवर्धन नहीं करेंगे। कैन नॉट स्टॉक पाइल मोर देन 300 kg ऑफ लो एनरिच यूरेनियम, मतलब 300 किलो जो लो ग्रेड वो है ना यूरेनियम, उससे ज़्यादा आप जो है इसको स्टॉक पाइल मतलब इकट्ठा नहीं करेंगे 300 किलो से। कैन ओनली कंडक्ट एनरिच एट नतांज FEP अंडर एडवांस सेफगार्ड टेक्नोलॉजी, जो आपका ये है ना नतांज फ्यूल एनरिच प्लांट, इसके अलावा आप और कहीं इसे जो है स्टोर नहीं करेंगे। 2035 तक क्या डिसाइड हुआ, सबमिट प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेंट्रीफ्यूज पार्ट टू IAEA, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका सेंट्रीफ्यूज जो पार्ट होगा उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो अपने जितने भी सेंट्रीफ्यूज पार्ट होंगे वो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके अंतर्गत आप जो है सबमिट करेंगे अपने पार्ट। 2040 मतलब 25 साल बाद सबमिट यूरेनियम-1 प्रोडक्शन टू IEAE मॉनिटरिंग, इसके अंदर जो है इसको आपका यूरेनियम सबमिट करेंगे फॉरएवर, हमेशा के लिए क्या होगा, विल रेटिफाई द एडिशनल प्रोटोकॉल एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्गर सब्सिडरी अरेंजमेंट्स, इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसर्च दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। ये ईरान न्यूक्लियर डील पूरी दे रखी है यहाँ पे। जॉइंट कम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, इसके बारे में बताया गया। विद नो JCPOA ईरान हैज़ द, मतलब ये इसकी एक तरह से बेनिफिट है ईरान को, क्या होंगे इससे, एबिलिटी टू बिल्ड एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेज एट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइट, मतलब जो ये हम बना रहे हैं नंबर ऑफ साइट पे कितने भी बना सकते हैं नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेज। एबिलिटी टू एनरिच यूरेनियम टू एनी लेवल एंड स्टॉकपाइल एज मच एज इट चूजेज, ठीक है। एबिलिटी टू एनरिच यूरेनियम टू एनी लेवल एंड स्टॉकपाइल एज मच एज इट चूजेज, मतलब अगर जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये अगर ना हो, मतलब ये अगर ख़त्म हो जाए तो ईरान क्या करेगा,
नंबर ऑफ़ सेंट्रीफ्यूजेस कितने भी बना लेगा, मतलब यूरेनियम को संवर्धन करने के लिए, और कितनी भी नंबर ऑफ़ साइट बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा कितना भी यूरेनियम जो है स्टॉक पाइल में स्टोर करेगा। एबिलिटी टू डेवलप एंड टेस्ट मोर एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये मतलब उसके बेनिफिट बताए गए हैं कि JCPOA के बेनिफिट क्या है, इन सब पे रोक लगा दी गई, ठीक है। इसके बाद प्रायर टू द जॉइंट कम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, ईरान हैज़ बिल्ड ए लार्ज यूरेनियम इंफ्रास्ट्रक्चर that would have produced enough highly enriched uranium to build a nuclear weapon in a matter of week। मतलब जैसे कि अब बताया जा रहा है कि उन्होंने 60% तक अपने आप को जो है संवर्धन कर लिया है, तो यहाँ से 90% वो इजीली जो है बना के और यूरेनियम वेपन इजीली बना लेंगे, ठीक है। ईरान हैज़ ऑल्सो बिल्डिंग ए हैवी वाटर रिएक्टर दैट वुड ओपन ए सेकेंड रूट टू द बॉम्ब। मतलब जो हैवी वाटर जो रिएक्टर बना लिया उससे भी इजीली जो है बम बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए यूरेनियम क्या है, एक रेडियोधर्मिक समसामयिक U-235 से पाया जाता है, जो कि अगर लो ग्रेड में मतलब निम्न संवर्धित स्तर पर अगर इसको वो किया जाए संवर्धित किया जाए तो ये परमाणु रिएक्टरों में जो मतलब घुमाने के काम आता है ना सेंट्रीफ्यूजेस को, उसमें काम आता है। और अगर हाई ग्रेड में उच्च संवर्धित स्तर किया जाए तो इससे परमाणु बम भी बन सकता है, ठीक है। यूरेनियम संवर्धन का लक्ष्य क्या है? जो U-35 है उसके प्रतिशत स्तर में वृद्धि करना, जिसे अक्सर सेंट्रीफ्यूजेस जो वो ऊपर देखा था ना हम फिगर में, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, इस टाइप का है वो, उसको घुमाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अपकेंद्रण यंत्र अपरिष्कृत यूरेनियम एक रूप को उच्च गति पर घुमाने वाली मशीन है, ठीक है। ये जो सेंट्रीफ्यूजेस है ये एक तरह से जो यूरेनियम है उसको उच्च गति पर घुमाती है, जिससे वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ये आगे फिगर में देखा जाएगा, अलग अलग हो जाता है U-238 और U-235, ठीक है। अगर हम करंटली बात करें तो IAEA इसके अनुसार जो ईरान है उसके पास टोटल 2967.8 किलोग्राम यूरेनियम है, और मतलब ईरान न्यूक्लियर डील में कितना 300 किलो डिसाइड किया गया था, तो ऑलमोस्ट उससे 14 टाइम्स ज़्यादा है ईरान के पास अभी भी। और इसे यदि हथियार में अगर परिष्कृत किया जाए तो 3 परमाणु बम, ठीक है, इससे हम 3 परमाणु बम बना सकते हैं अगर इसको संवर्धित कर लें हम 90% तक, ठीक है। 90% पे परमाणु बम जो है तैयार हो जाता है। इस भंडार में जो है 17.6 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो 20% तक इसमें से पहले से ही संवर्धित है, जिसके लिए भी समझौते में 2030 तक जो है 3.67 तक मतलब आप जो है संवर्धित कर सकते हैं, और इन्होंने इतने किलो को पहले ही इतना संवर्धित कर लिया है, ठीक है। तो इसे 2030 तक निषिद्ध किया गया था। वर्तमान में जो ईरान है उसके पास अधिक मात्रा में संवर्धित यूरेनियम होने के कारण, क्योंकि 2018 में जो वो थे डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इसको रद्द करने जो ईरान न्यूक्लियर डील है और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और अन्य दंड लगाए जाने के बाद ईरान की जो है ये प्रतिक्रिया स्वरूप समझौते से अलग हटकर उन्होंने कई कदम उठाए, जैसे कि यूरेनियम की जो आपूर्ति थी वो 3.67% की वृद्धि थी, उसमें जो ईरान है उसने 20% कर दिया। एक तो अब ये जो यूरेनियम संवर्धित वो है, और उसके अलावा कुछ जो उसके स्थल हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों की पहुंच जो है सीमित कर दी, मतलब वहाँ पे जाना उनका बैन कर दिया। हालांकि ईरान ने कहा कि ये सब जो वो कदम चल ले रहा है वो ईज़िली जो है रद्द किए जा सकते हैं। वर्तमान अगर हम चिंता का विषय देखें तो 60% यूरेनियम जो स्तर है संवर्धन का स्तर है उसको विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली संवर्धन की पेचीदा प्रक्रिया है। जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाएगी मतलब परमाणु जो बम होगा वो इजीली बन जाएगा उससे, ठीक है। और उसके लिए जो अपकेंद्रण जो यंत्र होते हैं है ना सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह जो घुमाने वाले, वो भी कम चाहिए, नंबर ऑफ़ जो अपकेंद्रण यंत्र होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 20 से अगर हम 90% पर जा रहे हैं संवर्धन करने के लिए तो उसमें जो है वो आसान होता है, पर 60 से अगर 90 पे जा रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये इसका फिगर दिया गया है, हाउ ए सेंट्रीफ्यूज सेपरेट यूरेनियम एटम U-235 एंड U-238। यहाँ से देखिए जो है ये हमारा सेंट्रीफ्यूजेस है, इसके अंदर जो है यूरेनियम डाला जाता है एट ए गैस कॉल्ड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, यहाँ से डाला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद हैवियर U-235 यहाँ पे जो है इसको घुमाया जाता है, यहाँ पे हैवियर U-238 सेपरेट फ्रॉम लाइटर U-235 बाय स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो वो हैवियर है U-238 ये बॉटम में बैठ जाएगा, और जो हल्का होगा वो U-235 फ्लोट
टू द टॉप ऑफ एंड कलेक्टेड, यहाँ से U-235 कलेक्ट कर दिया जाएगा ऊपर से, ठीक है। माइनर स्पिन एट हाई स्पीड, माइनर स्पिन्स एट हाई स्पीड, तेज जो है स्पीड पे मोटर घूमती है तेज स्पीड पर, ठीक है। ये सब फिगर था। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक भी हमारा क्या है, साइंस एंड टेक से ही है। सौर प्रकाश को 99% तक जो है परावर्तित, मतलब रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, शीशा वगैरह है, तो इस पर अगर आप लाइट डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से 99% तक रिफ्लेक्ट करने में अब तक का सर्वाधिक सफ़ेद पेटेंट, जिसे हम अल्ट्रा वाइट पेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। ये जो है 99% तक परावर्तित कर देगा, अमेरिकी इंजीनियरों द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। जो कि इसमें यूज़ किसका किया गया, बैरियम सल्फेट का यूज़ किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं मतलब ये जो पेंट है अगर किसी बॉडी पे मान लीजिए कर दिया जाए तो वो रात के टाइम जो है 19 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा रखेगा, और अगर दिन में वो इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको ठंडा रखेगा, ठीक है। जो कि वेंटा ब्लैक नामक सर्वाधिक जो काला पेंट है उसका नज़दीकी समकक्ष होगा, ठीक है। वेंटा ब्लैक मतलब जैसे आप बोलते हैं ना घर वाले कि काले कपड़े मत पहनो गर्मियों में, मतलब उसमें क्या होता है, जो सनरेज़ होंगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी तो उससे ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो ये जो वेंटा ब्लैक है वो 9% तक जो है अवशोषित करने में प्रकाश को सक्षम होता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो भी GS पेपर 3 से, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये जो ऊपर है वो दिखाया गया है, जो फिगर जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा। उसके बाद अगले आर्टिकल में जो है UK नीरव मोदी का प्रत्यार्पण करने पर सहमत, ठीक है। जो पंजाब नेशनल बैंक में जिन्होंने 13,758 करोड़ रुपए मतलब लेके और दूसरे देश में चले गए थे, तो उसके ऊपर 2 महीने पहले जो लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसला किया गया। इसमें कहा गया कि जो नीरव मोदी है उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बनता है और उनको हम प्रत्यार्पण करेंगे, ठीक है। आरोपी के पास जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब जो मजिस्ट्रेट है, उनके इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन के भीतर ही UK के जो हाई कोर्ट होगा उसमें गुहार लगाने का कानूनी रास्ता है, ठीक है। यदि अपील नहीं लगाई जाएगी तो क्या होगा, 28 दिन के भीतर ही अनुरोध किए गए व्यक्ति को प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी, तो ये क्या होता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी? दिसंबर 2019 में एक विशेष अदालत द्वारा जो प्रवर्तन निदेशालय है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनकी याचिका पर जो हीरा कारोबारी नीरव मोदी थे उनको PNB में 2 बिलियन की जो है धोखाधड़ी मामले में एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात देखें तो हम परिभाषा क्या है इसकी, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो 100 करोड़ या उससे अधिक के उसके ऊपर मतलब केस आर्थिक अपराध जो है डाला गया हो कि 100 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसे लेके वो दूसरे देश चला गया तो वो भगोड़ा अपराधी माना जाएगा। उसके अलावा ये जो है टाइमलाइन है, जो जनवरी 2018 में CBI रजिस्टर्ड फर्स्ट केस अगेंस्ट हिम एंड अदर द एलिजिबली चीटिंग PNB ऑफ 6498 करोड़। डेज लेटर ED लॉन्चेस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे अभी हम, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब क्या है। Feb 2018 में CBI अरेस्ट बैंक ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज ऑफ हिज फर्म। 14 मई को CBI फाइल्स फर्स्ट चार्जशीट। 2 जून को इंटरपोल इशू रेड नोटिस ऑन ED रिक्वेस्ट। 3 अगस्त को इंडिया सेंड रिक्वेस्ट टू UK फॉर हिज एक्सट्राडिशन। मार्च 19 को UK पुलिस अरेस्ट नीरव मोदी इन लंदन 2019 में। 2020 में एक्सट्राडिशन ट्रायल कमर्स। 25 फरवरी को कोर्ट अलाउज एक्सट्राडिशन ऑर्डर इन सेंड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द UK होम डिपार्टमेंट। उसके बाद 15 अप्रैल को ये डिसीजन आया, द सेक्रेटरी साइंस द ऑर्डर। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारा, धन शोधन निवारण अधिनियम, उसके तहत एक विशेष अदालत में एक आवेदन दिया जाता है, ठीक है। इस आवेदन में जो जब्त की जाने वाली जो संपत्ति है, जो मतलब इनकी जो नीरव मोदी की जब्त की गई संपत्ति और व्यक्ति के जो ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ पे वो रहता, उससे सभी संबंधित जानकारी होती है, ठीक है, उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। इसके बाद जो है विशेष जो न्यायालय है उस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान होता है उस पर उपस्थित होने के लिए एक नोटिस भेजती है, ठीक है। और उपस्थित होने के स्थान
में जो वो नोटिस होगा वो कम से कम जो स्थान होगा वो डेट जो होगी वो कम से कम 6 सप्ताह के बाद की तारीख होगी। ठीक है, यदि व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी, और अगर नहीं आता तो जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति को जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अनुसार इस प्रकार की घोषणा के 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दे सकता है। मतलब अगर कोई भाग गया और उसे लग रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है या फिर वो पैसा देने में सक्षम है, तो वो 30 दिनों के भीतर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगला टॉपिक क्या है, प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं ये, ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। मतलब ये एक तरह की प्रतियोगिता है जिसमें स्मार्ट जो सिटीज़ होंगी, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साझेदारी में यह एक अनूठी चुनौती भोजन करने का सही तरीका, सही आदत और परिपाटियों का वातावरण बनाएगी, खाद्य सुरक्षा और नियामक वातावरण को मजबूत करेगी, जो उपभोक्ता होंगे, जो कंज्यूमर होंगे, उनके बीच जागरूकता पैदा करेगी और भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनमें बेहद बेहतर पसंदीदा भोजन तैयार करने का आग्रह करेगी। ठीक है, इसके लिए जो है सभी स्मार्ट शहरों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों की जो राजधानी है और जो 5 लाख से अधिक वाले आबादी वाले शहर हैं, ये उनके लिए खोला गया है। ठीक है, तो इसका मंत्रालय कौन सा था जो ये ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज शुरू हुआ है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, और इसी मंत्रालय के द्वारा ये अगला जो टॉपिक है ये भी स्टार्ट किया गया, शहरी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, और किसके सहयोग से? ITDP के, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इसके अंत इसका उद्देश्य क्या है? जो ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल ये चैलेंज शुरू किया गया, ईट स्मार्ट चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है नागरिकों, शहरों, उनके नागरिकों और जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक साथ लाना, तीनों को, ताकि ऐसा समाधान तैयार किया जा सके जिससे सार्वजनिक परिवहन में सुधार आए, ताकि सभी नागरिकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। ठीक है, परिवहन में सुधार आए। सभी स्मार्ट सिटीज़ मिशन शहर, इसमें भी सेम वही, जिसकी जो ये UT और संघ शासित प्रदेश हैं जिनकी आबादी 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, इसमें भी वही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये जो है 17 अप्रैल का न्यूज़पेपर है, तो ये उसी दिन स्टार्ट की गई थी, लैंगिक संवाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से जो है DAY NRLM और IWWAGE इसके तहत शुरू की जा रही कोशिशों का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और IWWAGE क्या है? महिलाओं और लड़कियों की अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी कदम। ठीक है, इसके तहत इसे शुरू किया जा रहा है, कोशिशों का एक हिस्सा है। यह प्रयास देश भर में DAY और NRLM इसके तहत जेंडर आधारित प्रयासों में जो है लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों में ज़मीनी स्तर की आवाज़ों को सुनने के मकसद से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए ये इतना ही है। ये 17 अप्रैल का था, अभी इसके बाद मैं 18 का तो आया नहीं, 19 अप्रैल का भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड हैव ए गुड डे। ओके।